हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड you're वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट ये जो वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट का 10th वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं दो चीज़ करूँगा। पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा कि अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या किया है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। अभी तक इस प्लेलिस्ट में 9 वीडियोस आए हैं। आई रियली होप आप ये 9 वीडियोस फॉलो कर रहे हो। इनमें से जो फर्स्ट 6 वीडियोस हैं, अगर आप ये प्लेलिस्ट देखो तो हमने इन फर्स्ट 6 वीडियोस में पाईटॉर्च के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने कवर किए। ठीक है, जैसे कि टेंसर्स का कॉन्सेप्ट, ऑटोग्रैड का कॉन्सेप्ट, पाईटॉर्च का एन एन मॉड्यूल, डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लासेस, ये सारी चीज़ें हमने कवर की फर्स्ट 6 वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद जो आपके अगले 3 वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 7, 8 एंड 9, इन तीनों में हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। हमने कैगल से एमनेस्ट का एक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट उठाया। फैशन एमनेस्ट बोल के एक डेटा सेट था, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। हमारा गोल था सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव करना। इन द फर्स्ट वीडियो हमने सिंपली एक न्यूरल नेटवर्क बना करके अराउंड आई गेस 83% का एक्यूरेसी अचीव किया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए पूरा डेटा सेट यूज़ नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पर हम सीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो हमने जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग सीखा, और हमने यहाँ पे अपना पूरा डेटा सेट यूज़ किया ट्रेनिंग करने के लिए, और फिर हमारी एक्यूरेसी कुछ आई अराउंड 88% के आसपास। ठीक है, फिर जो 9th वीडियो है वहाँ पे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी। हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने जो मॉडल बनाया है वो ओवरफिट कर रहा है। मतलब उसका ट्रेनिंग डेटा पे जो एक्यूरेसी है वो 97 98 का है, बट टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी सिर्फ 88% का है। तो ये गैप हमें बता रहा था कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट कर रहा है। मतलब हमें अपने मॉडल को किसी तरीके से ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए। हमने ड्रॉप आउट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमने इवन बैच नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और ये सब करने के बाद हमारी टेस्ट एक्यूरेसी तो 88 की रह गई, हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी रिड्यूस होकर के 93 के आसपास आ गई, जिससे जो गैप था वो हमने रिड्यूस कर लिया। मतलब हमारा मॉडल जो ओवरफिटिंग कर रहा था वो ओवरफिटिंग हमने रिड्यूस कर लिया। ठीक है, तो ये अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में इतना प्रोग्रेस किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा आज का वीडियो क्या होने वाला है। अगर आपको याद हो कि हमने इस मॉडल को बिल्ड करने के लिए क्या आर्किटेक्चर यूज़ किया था, तो शायद आपको याद होगा कि हमने एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया था जिसमें दो हिडन लेयर्स थे। ठीक है, फर्स्ट हिडन लेयर में 128 न्यूरॉन्स थे, और सेकंड हिडन लेयर में 64 न्यूरॉन्स थे। ठीक है, और फिर हमारा आउटपुट लेयर था जिसमें 10 न्यूरॉन्स थे, बिकॉज हमारे डेटा सेट में 10 क्लासेस हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि हमारे पास टोटल हिडन लेयर्स 2 होंगे, और फर्स्ट हिडन लेयर में हमें 128 न्यूरॉन्स ही यूज़ करने चाहिए, और हमें सेकंड हिडन लेयर में 64 न्यूरॉन्स ही यूज़ करने चाहिए। द आंसर इज़, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा, मेरा इंट्यूशन था कि ये एक ठीक ठाक आर्किटेक्चर हो सकता है, इसलिए मैंने अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ये आर्किटेक्चर बना लिया। बट इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सही आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, कितने हिडन लेयर्स होने चाहिए, हर हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए। इस बात का पता कैसे चलेगा? इनफैक्ट ये छोड़ दो, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ की जिनके पीछे कोई रीज़न नहीं था। जैसे कि हमने ईपॉक्स की वैल्यू ली 100। 100 तक ही क्यों चलाना है? 200 तक भी चला सकते हैं, 50 तक भी चला सकते हैं। हमने बैच साइज लिया आई गेस 32। 32 ही क्यों लिया, 64 क्यों नहीं लिया? फिर आप और सोचोगे तो आपको और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स मिलेंगे, जैसे कि लर्निंग रेट हमने शायद 0.1 या 0.01 लिया, क्यों लिया? ड्रॉप आउट रेट 0.3 लिया। ये सारी वैल्यूज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ली। बट ऑनेस्टली जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कंपनी में काम करोगे, तो आप सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, अपने न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिसाइड नहीं कर सकते। आपको
कुछ तो बेटर तरीका यूज करना पड़ेगा टू फाइनलाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्रूशल वेरिएबल्स। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है एक्सपेरिमेंटेशन। आप क्या करोगे? आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कि कौन सी वैल्यूज आपको बेटर रिजल्ट्स दे रही है। आप एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन करोगे जिसमें 2 हिडन लेयर है, आप एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन करोगे जिसमें 5 हिडन लेयर है, आप एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन करोगे जिसका लर्निंग रेट 0.1 है, आप एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन करोगे जिसका लर्निंग रेट 0.01 है। तो आपको एसेंशली क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ये आपको करना है, ठीक है? हर चीज़ के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर के ऊपर, ईपॉक की वैल्यू के ऊपर, लर्निंग रेट की वैल्यू के ऊपर, आपका रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी हाइपर पैरामीटर ट्यून्ड। ठीक है। अब आई रियली होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग में। देर इज़ अ गुड चांस कि आपने ग्रिड सर्च सीवी के बारे में सुना होगा, और आपने रैंडम सर्च सीवी के बारे में सुना होगा। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैंने कुछ महीने पहले एक और तरीके का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपको सिखाया था, बेजियन सर्च। हम आज के वीडियो में बेजियन सर्च यूज़ करेंगे बिकॉज ये सबसे एडवांस तरीका है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने का। और हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ये काम करने के लिए, उसका नाम है ऑप्ट्यूना। ठीक है। ऑप्टिना को यूज़ करके हम अपने न्यूरल नेटवर्क को हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे और बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे जिसके दम पे हमें सबसे अच्छा एक्यूरेसी मिले। ठीक है। अब एक चीज़ मैं पहले से क्लैरिफाई करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको ऑप्ट्यूना के बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाला, बिकॉज ऑप्ट्यूना बेजियन सर्च सीवी खुद में बहुत एडवांस टॉपिक है। अच्छी बात यह है कि मैंने एक वीडियो बना रखा है इस टॉपिक के ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपने कभी भी ऑप्ट्यूना यूज़ नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड इस वीडियो को देखने के पहले आप ऑप्ट्यूना वाला वीडियो पूरा देखो। 1 घंटे का वीडियो है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप वो वीडियो देखोगे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपको बेजियन सर्च के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, और सेकंड, आप ऑप्ट्यूना यूज़ करना सीख जाओगे। ऑप्ट्यूना यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि वो अभी इस पॉइंट पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की सबसे सही लाइब्रेरी है, सबसे एडवांस लाइब्रेरी है, जो आप मशीन लर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, डीप लर्निंग में भी कर सकते हो। तो उसको सीखना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने ऑप्ट्यूना नहीं सीखा है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो, फिर आप इस वीडियो में आओ, और फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो आई होप मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा क्या है और प्री रिक्विजिट्स क्या है। अब मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ कि मैं कैसे एग्जैक्टली ऑप्टिमा की हेल्प से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने वाला हूँ। अब गाइज मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हम क्या क्या हाइपर पैरामीटर ट्यून करने वाले हैं। ये 8 चीज़ें हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे यूजिंग ऑप्ट्यूना। हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ हिडन लेयर्स पता करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। हम ये भी पता करेंगे कि हर हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए। उसके अलावा कितने ईपॉक्स तक हमें ट्रेन करना चाहिए, कौन सा ऑप्टिमाइज़र होना चाहिए। अभी तक हम एस यूज़ कर रहे हैं, बट आपको पता होगा डीप लर्निंग में और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं। एडम को ट्राई कर सकते हैं, RMS प्रॉप को ट्राई कर सकते हैं, जितने भी आपको पता है आप सबको ट्राई आउट कर सकते हो। लर्निंग रेट की अलग अलग वैल्यूज़ हम ट्राई आउट करेंगे टू फाइंड आउट द राइट स्पॉट। बैच साइज कितना होना चाहिए, अभी 32 है, हम 64 128 भी ट्राई करेंगे। ड्रॉप आउट का रेट कितना होना चाहिए, अभी ये 0.3 है, हम 0.1 से लेके 0.5 तक ट्राई करेंगे। और फाइनली वेट डीके जो रेगुलराइजेशन है वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 8 चीज़ों के आंसर्स हमें चाहिए हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे होगा, हम ये पूरी चीज़ करेंगे कैसे। तो हम 2 बार ऑप्ट्यूना को चलाएंगे, एज इन 2 बार हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइम चलाने का जो मेन रीज़न है वो है कि मैं आपको एक बार सिखाना चाहता हूँ कि आप एक न्यूरल नेटवर्क को हाइपर पैरामीटर ट्यून करते कैसे हो यूजिंग ऑप्ट्यूना। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम सिर्फ फर्स्ट 2 चीज़ों को हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन्स पर लेयर। बाकी सबको हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे और ऑप्टिमा को चला के देखेंगे। ठीक है। जैसे ही आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा, फिर राउंड 2 में हम सभी के लिए
अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई आउट करेंगे आठों चीज़ों के लिए, और ये हमारा फाइनल ट्रेनिंग होगा। इसके आउटपुट में हमें पता चल जाएगा कि इन सारी चीज़ों के लिए सही वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए और हमारा हाईएस्ट एक्यूरेसी हम कितना अचीव कर पाए। ये सब कुछ हमें सेकेंड राउंड के बाद पता चलेगा। तो इन शॉर्ट हम ये पूरा काम दो बार करेंगे, फर्स्ट टाइम सीखने के लिए, सेकेंड टाइम सच में अपने आंसर्स खोजने के लिए। ठीक है, तो अब आपको प्लान ऑफ एक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको क्विकली एक बार कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहूँगा कि ऑप्टिना को आप कैसे, ऑप्टिना का कोड आप लिखते कैसे हो। ठीक है, फिर हम लोग कोड लिखने की तरफ जाएंगे। सो गाइज, ऑप्टिना का एक बार हाई लेवल ओवरव्यू ले लेते हैं कि पूरा कोड हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको ना सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में ड्रॉ कर रखा है। आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हो, दिस इज बेसिकली अ पाइथन फंक्शन। आप इसको डेफ ऑब्जेक्टिव बोल करके डिफाइन कर सकते हो। और इसको इनपुट में, इस फंक्शन को इनपुट में एक ट्रायल ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ट्रायल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपने पढ़ लिया होगा ऑप्टिना में। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हम कई तरह की चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम अपना सर्च स्पेस डिफाइन करते हैं कि मान लो अगर हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने होने चाहिए, तो हम इस चीज़ को सर्च करने का एक स्पेस बनाएंगे कि लोएस्ट लिमिट है एक हिडन लेयर और हाईएस्ट लिमिट है 10 हिडन लेयर्स। तो हमारा सर्च स्पेस हो गया 1 से लेके 10, इसके बीच में खोजा जाएगा कि बेस्ट नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम अपने सारे वेरिएबल्स के लिए सर्च स्पेस क्रिएट करते हैं। नंबर ऑफ हिडन लेयर्स के लिए, न्यूरॉन पर लेयर के लिए, ईपॉक के लिए, बैच साइज के लिए, सबके लिए हम एक सर्च स्पेस यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और फिर उसके अंदर से हम एक एक वैल्यू उठाते रहते हैं हर अगले सबसीक्वेंट सर्च के लिए। ठीक है, सेकेंड, आप यहीं पर अपना मॉडल इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, जो हम क्लास बनाते थे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, वो सारा काम आप यहीं पे करोगे। उसके बाद आप अपने बाकी के पैरामीटर्स को भी यहीं पे इनिशियलाइज करोगे, जैसे कि ईपॉक्स कितने होंगे, लर्निंग रेट क्या होगा, लॉस क्या होगा, आपका ऑप्टिमाइज़र कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आप इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे। उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग लूप होता था, जहाँ पे आप बैचेस में डेटा उठा करके उसके ऊपर फॉरवर्ड पास लगा करके फिर बैक प्रोपगेशन लगाते थे, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग लूप आप यहीं पे परफॉर्म करोगे। और लास्टली आपका जो इवैल्यूएशन लूप है वो भी आप यहीं पे चला के देखोगे कि आपका फाइनली टेस्ट डेटा के ऊपर एक्यूरेसी कितना आया। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आप जो चीज़ रिटर्न करोगे वो है आपका टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी। एकदम सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो ये एक फंक्शन है, पाइथन फंक्शन है, जिसको इनपुट में ऑप्टिना का ट्रायल ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ये पलट के हमें बता रहा है कि उस पर्टिकुलर ट्रायल में एक्यूरेसी कितना आया। ठीक है, अ, उसके बाद आप एक स्टडी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। स्टडी इज़ बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट इन ऑप्टिना। और स्टडी में आप डिफाइन करते हो कि आप कितने ट्रायल्स चलाना चाहते हो। मान लो आप 10 ट्रायल्स चलाना चाहते हो, मतलब आप 10 बार ट्रेनिंग करके पता करना चाहोगे कि सही वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टडी ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस स्टडी ऑब्जेक्ट में आप डिफाइन करते हो कि ट्रायल्स कितने होंगे, और फिर आप इस स्टडी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हर बार एक ट्रायल क्रिएट करते हो और फिर आप इसी ट्रायल ऑब्जेक्ट को भेजते हो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कोड का ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और फिर उसके बाद हम स्टडी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो नाउ दैट आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया कि हम कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। चलो गाइज, अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और पहले मैं आपको पुराना कोड दिखाना चाहता हूँ बिकॉज उसी के ऊपर हम लोग इम्प्रूवमेंट्स करने वाले हैं। तो दिस इज़ आवर कोड जो हमने अभी तक लिखा है। और यहाँ पे ये सारा कोड आप मल्टीपल टाइम्स देख चुके हो। डेटा को लोड कर रहे हैं हम लोग, डेटा लोडर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम अपना न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग लूप है, और यहाँ पे हमारा इवैल्यूएशन का लूप है। हमारा टेस्ट एक्यूरेसी 88.3 था, ट्रेनिंग डेटा पे फाइनली 93 के आसपास आया था। ये हमारा अभी तक का कोड है। अब हम इसी कोड में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। तो ऑनेस्टली आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो शुरू वाला पार्ट है उसको आप एज इट इज़ रहने दे सकते हो। लाइब्रेरीज हमें सेम टू सेम इंपोर्ट करनी है, जीपीयू को हमें लोड करना है, डेटा को हमें लोड करना है। मैं इनफैक्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ सेम रहेगी, फिर हम लोग अलग वाला कोड देखेंगे। ये हमारा डेटा सेट है, 60,000 रोज़ हैं। ये हमने कोड लिखा था शुरू के कुछ इमेजेस को लोड करके दिखाने का। यहाँ पे हम अपने एक्स और वाई को अलग कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं,
और उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मिन मैक्स स्केलिंग। यहाँ पे हम अपना कस्टम डेटा सेट क्लास बना रहे हैं, उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ट्रेन और टेस्ट। यहाँ पे हम ट्रेन लोडर टेस्ट लोडर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला, हम ये पूरी चीज़ दो राउंड में करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में हम सिर्फ दो चीज़ों को हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, न्यूरॉन्स पर लेयर। सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एक बार जब हम ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नथिंग बट अ पाइथन फंक्शन, ठीक है। और इसको इनपुट में एक ट्रायल ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इस फंक्शन के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट ट्रायल के लिए हाइपर पैरामीटर वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम द सर्च स्पेस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना मॉडल इनिशियलाइज करना है। उसके बाद आपको अपने बाकी के पैरामीटर्स इनिशियलाइज करने हैं। उसके बाद आपको आपका ट्रेनिंग लूप चलाना है। इनफैक्ट आपको यहीं पे अपना ऑप्टिमाइज़र भी सेलेक्ट करना है। यहीं पे आपको अपना ट्रेनिंग लूप चलाना है। यहीं पे आपको अपना इवैल्यूएशन भी करना है, ठीक है। और यहीं पे आप अपने एक्यूरेसी को रिटर्न कर दोगे, रिटर्न एक्यूरेसी। ये आपका काइंड ऑफ स्केलेटन रहेगा। तो शुरू में स्टार्ट करते हैं एकदम ऊपर से। सबसे पहले हम अपना सर्च स्पेस डिफाइन करेंगे। हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं इस पॉइंट पे, नेक्स्ट हिडन लेयर, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स और न्यूरॉन पर लेयर, ये हम दोनों यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल हम बना रहे हैं नम हिडन लेयर्स, और इसका वैल्यू होगा ट्रायल डॉट सजेस्ट, और सजेस्ट इंटीजर एक्चुअली, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू होने वाली है। इसको एक नाम देना पड़ेगा। नाम हमने दे दिया नम हिडन लेयर्स। और यहाँ पे हम अपना सर्च स्पेस डिफाइन करेंगे। हम चाहते हैं 1 से लेके 5 के बीच में सिलेक्शन हो, ठीक है। एक हिडन लेयर मिनिमम है, 5 हिडन लेयर मैक्सिमम है। सो हर ट्रायल में आपका क्या होगा, बेजियन सर्च अपने पास्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक नंबर चूज करेगा बिटवीन 1 और 5, और वही हमारा करंट ट्रायल के लिए हिडन लेयर का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग न्यूरॉन्स पर लेयर बोल करके एक और वेरिएबल बना रहे हैं, और इसका भी वैल्यू कैसे डिसाइड होगा, सेम तरीके से सजेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम जाएंगे, एक नाम सेट करेंगे, नाम सही सेम ही रख सकते हैं, न्यूरॉन्स पर लेयर। और इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 8 से लेके 128 तक, ठीक है। और उसके बीच में हम लोग जंप्स ले सकते हैं 8 8 का। सो मतलब हमारा जो सर्च स्पेस है वो है 8 16 24 32 38 इस तरीके से हमारा सर्च स्पेस है। तो हर अगले ट्रायल में स्मार्टली बेजियन सर्च या ऑप्टिमा ये डिसाइड करेगा कि 8 से 128 के बीच में कौन सी वैल्यू हमें नेक्स्ट ट्रायल में चूज करके चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना अगले ट्रायल के लिए वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने मॉडल को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। मॉडल को इनिशियलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले एक दो पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका इनपुट डायमेंशन कितना है। तो आपको याद होगा हमारा इनपुट डायमेंशन जो इस डेटा सेट में है वो है 784। और सेकंड, आपको अपना आउटपुट डायमेंशन भी बताना पड़ेगा, बिकॉज इसके बेसिस पे ही हम अपना न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे। आउटपुट डायमेंशन 10 होगा, बिकॉज आउटपुट में जो क्लासेस हैं वो 10 है, ठीक है। अ, अब हमें यहाँ पे अपना मॉडल बनाना है, ठीक है। और मॉडल बनाने के लिए हमें पहले एक क्लास डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, इसको हमें दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। सो let's create a new class by the name of my neural network. So my nn हमारी क्लास का नाम है,
और ये इनहेरिट कर रहा है एन एन डॉट मॉड्यूल से। ओके, और यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कंस्ट्रक्टर को अपना काम करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, अ, चार चीज़ें चाहिए इनफैक्ट। पहला उसको चाहिए इनपुट डायमेंशन, सेकंड उसको चाहिए आउटपुट डायमेंशन, थर्ड उसको चाहिए कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने होंगे। ठीक है, क्योंकि हर ट्रायल में हम अलग आर्किटेक्चर ट्राई आउट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम 10 ट्रायल्स रन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ट्रायल में नंबर ऑफ हिडन लेयर्स की वैल्यू 2 हो, तो हम जो आर्किटेक्चर बनाएंगे वो 2 हिडन लेयर वाला होगा। फिर हो सकता है उसके सबसीक्वेंट ट्रायल में हिडन लेयर्स 5 हो जाएं, तो वहाँ पे हमें एक हिडन लेयर, हमें जो आर्किटेक्चर बनाना है उसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स 5 होंगे। सो बेसिकली हमारा जो आर्किटेक्चर है उसका कोड हमें इस तरीके से लिखना है कि बेस्ड ऑन हिडन लेयर्स की जो वैल्यू हमें मिल रही है उतने ही हिडन लेयर्स हमारे आर्किटेक्चर में हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोड हमें स्मार्टली लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स मुझे बताया जाएगा, और मुझे ये भी बताया जाएगा कि हर हिडन लेयर में न्यूरॉन्स कितने होंगे। ये चार चीज़ें मुझे मिलेंगी। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर हमें हमारे न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाना है। और ख़ास बात क्या है कि हमें पहले से नहीं पता कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने होने वाले हैं, तो ये कोड थोड़ा डायनामिक रहने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने पूरा चीज़ कैसे प्लान किया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक लेयर्स बोल करके लिस्ट बना लेते हो। इस लेयर के अंदर हम हमारे जितने भी लेयर्स होने वाले हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क में उन सबको स्टोर करेंगे। सो मान लो अगर 3 हिडन लेयर्स होंगे तो हम तीनों हिडन लेयर्स को इस लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। इसके अलावा और जो भी लेयर्स हैं, ड्रॉप आउट हुआ, रेल्यू हुआ, बैच नॉर्मलाइजेशन हुआ, वो सब कुछ को भी हम इसी के अंदर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक डायनेमिक लिस्ट है जो वेरी करेगा हर ट्रायल के बाद। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन द रेंज ऑफ नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने आपके हिडन लेयर्स हैं। अगर हिडन लेयर्स 2 आए तो ये लूप 2 बार चलेगा। ठीक है, अगर 5 आया तो 5 बार चलेगा। अब हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लेयर्स डॉट अपेंड लिख रहे हैं, और अपेंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एन एन डॉट लीनियर लेयर अपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, सो इस कोड का लॉजिक समझना। मान लो अगर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स 2 है, तो हम इस लेयर्स लिस्ट के अंदर 2 हिडन लेयर्स अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ हिडन लेयर्स 5 है तो ये लूप 5 बार चलेगा, और हम पांचों बार एक एक लीनियर लेयर अपेंड करते जा रहे हैं। सो इसके अंदर 5 हिडन लेयर्स अपेंड हो जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ एक डायनामिक लॉजिक हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि हिडन लेयर्स में आपको हमेशा बताना होता है, आई एम सॉरी, आपको लीनियर लेयर में हमेशा बताना होता है कि आपका इनपुट डायमेंशन क्या होगा और आपका आउटपुट डायमेंशन क्या होगा। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेयर होगा उसमें इनपुट डायमेंशन क्या होता है, जो आपका डेटा का इनपुट है, मतलब डेटा का इनपुट डायमेंशन है। जैसे हमारे केस में इट इज 784। और फिर आप बताते हो कि आपका न्यूरॉन्स पर लेयर कितने होंगे। न्यूरॉन्स पर लेयर, मान लो न्यूरॉन्स पर लेयर था 128, तो ये जो फर्स्ट लेयर बना इसका डायमेंशन हो गया 784 कॉमा 128। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको अगले बार लूप चलने के पहले एक छोटा सा काम करना है। इनपुट डायमेंशन की वैल्यू चेंज कर देनी है। इनपुट डायमेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूरॉन्स पर लेयर। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हुआ, मान लो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स 2 है, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो हमने अपना फर्स्ट हिडन लेयर बनाया। फर्स्ट हिडन लेयर में यहाँ पे आ गया 784, यहाँ पे आ गया 128। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से लूप चलाऊं तो मेरा सेकेंड हिडन लेयर जो होगा उसमें भी इनपुट डायमेंशन कितना हो जाएगा, 784, बिकॉज इनपुट डायमेंशन का वैल्यू 784 है, और ये अभी भी 128 ही रहेगा। तो ये गलत हो गया ना, आपका सेकेंड हिडन लेयर में उतने ही इनपुट होने चाहिए जितने आपके फर्स्ट हिडन लेयर में आउटपुट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट डायमेंशन का वैल्यू चेंज करके
उसका वैल्यू कर दिया न्यूरॉन्स पर लेयर। तो अब क्या होगा, जैसे ही अगली बार लूप चलेगा तो अब आपका सेकंड वाला जो लेयर है उसमें इनपुट डायमेंशन भी 128 हो गया और आपका आउटपुट डायमेंशन भी 128 हो गया। सो बेसिकली हम जो आर्किटेक्चर बना रहे हैं उसमें अब दो हिडन लेयर्स हैं, दोनों में 128 न्यूरॉन्स हैं। एक हमारे आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम बस इतनी है कि हम जितने भी हिडन लेयर्स यूज़ करेंगे सभी में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स सेम होने वाले हैं, हम वो अलग अलग नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो भी है इससे हमने इतना कर लिया कि हमारा नंबर ऑफ लेयर्स बन जा रहे हैं और उन लेयर्स के अंदर हम बहुत आसानी से आपका नंबर ऑफ न्यूरॉन सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लूप से हम बाहर निकलेंगे और बस लास्ट में आ, हमारा आउटपुट लेयर भी अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट लेयर भी एक लीनियर लेयर ही है और इस लीनियर लेयर के अंदर आपको बताना होगा सबसे पहले न्यूरॉन्स पर लेयर, ये आपका इनपुट डायमेंशन हो गया और आउटपुट डायमेंशन आपको पता ही है, वो हो जाएगा आउटपुट डिम। ठीक है, तो ये मैंने अपना आर्किटेक्चर बना लिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको एक बार ये पूरा लॉजिक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारा यूज़र ने नंबर ऑफ हिडन लेयर का वैल्यू दिया है 2 और आपका न्यूरॉन्स पर लेयर का वैल्यू दिया है 128। तो ये पूरी चीज़ कैसे होगी एक बार देखो। सबसे पहले ये लूप चलेगा। ठीक है, ये लूप दो बार चलेगा बिकॉज हिडन लेयर्स दो हैं। फर्स्ट बार क्या होगा कि इस लिस्ट में हम लोग एक लीनियर लेयर ऐड करेंगे जिसका डायमेंशन होगा 784 कॉमा 128। फिर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डायमेंशन की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं और उसको बना दे रहे हैं 128। फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो एक और लीनियर लेयर ऐड होगा बट उसका डायमेंशन हो जाएगा 128 बाय 128। ठीक है, फिर ये लूप खत्म हो जाएगा और फिर हम फाइनली बाहर आएंगे और एक और लीनियर लेयर बनाएंगे जो हमारा आउटपुट लेयर है और उसका डायमेंशन हो जाएगा 128 बाय 10। ठीक है, तो अब ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया। सो यू कैन सी इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है, ये हमेशा होना चाहिए। ये हो रहा है हमारे आर्किटेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने सिर्फ ये लेयर्स बनाए हैं और उनको इस लिस्ट में ऐड किया है। अभी तक हमने अपना मॉडल नहीं फॉर्म किया, तो अब मॉडल हम लोग बनाएंगे। तो मॉडल बनाना बहुत आसान है। आप लिखोगे सेल्फ डॉट मॉडल, एक वेरिएबल बना रहे हो आप इस क्लास का और आप एन डॉट सीक्वेंशियल कंटेनर को कॉल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आप ये लेयर्स भेज दे रहे हो। ठीक है, देर इज ओनली वन प्रॉब्लम, ये जो एन डॉट सीक्वेंशियल है इसको सारे के सारे लेयर्स इंडिविजुअली चाहिए होते हैं, लिस्ट के अंदर नहीं चाहिए होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस लिस्ट को अनपैक कर दोगे यूजिंग दिस एस्ट्रिक ऑपरेटर। तो क्या हो रहा है, ये सारा लिस्ट अनपैक हो गया, सारे लेयर्स खुल गए और एक एक करके एन डॉट सीक्वेंशियल में चले गए और हमारा मॉडल बन गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने अभी तक नहीं की, जैसे हमने एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया। तो आपके हिडन लेयर्स में एक एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे जाओगे और लेयर्स डॉट अपेंड करोगे और यहाँ पे आप एन डॉट रेल्यू लगा दोगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हर लेयर के ऊपर आप, हर हिडन लेयर के ऊपर आप रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हो। दिस इज द फर्स्ट इंप्रूवमेंट। इसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉप आउट लेयर भी लगाया था और हमने बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर भी लगाया था, तो उसको भी हम यहाँ पे आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैच आउट, आई एम सॉरी, ड्रॉप आउट लगा के देखते हैं। तो ड्रॉप आउट लगाने का काम बहुत सिंपल है। ड्रॉप आउट आपको एक्टिवेशन फंक्शन के बाद लगाना होता है। तो आप लिख दोगे लेयर्स डॉट अपेंड, यहाँ पे आप लिख दोगे एन डॉट ड्रॉप आउट, यहाँ पे आप पास कर दोगे 0.3, हमने लास्ट वीडियो में 0.3 लिया था। ठीक है, और बैच नॉर्मलाइजेशन भी लगा लेते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन आप एक्टिवेशन फंक्शन के पहले लगाते हो। तो आप लिखोगे लेयर्स डॉट अपेंड और यहाँ पे आप लिखोगे एन डॉट बैच
नॉर्म 1D। और यहाँ पे आपको बताना होता है कि उस पर्टिकुलर हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा यूजिंग नंबर, सॉरी, न्यूरॉन्स पर लेयर की हेल्प से। एंड दैट्स इट गाइस, ये हमने हमारा कंस्ट्रक्टर बना लिया। और ये कंस्ट्रक्टर में हमने इस तरह का लॉजिक लिखा है कि बेस्ड ऑन नम हिडन लेयर्स एंड न्यूरॉन पर लेयर हमारा आर्किटेक्चर चेंज हो सकता है। डायनामिक काइंड ऑफ हमने कोड लिखा है। नॉट ओनली दैट, उसमें हमने ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन भी लगा लिया। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। एक चीज़ बस हमें और करनी है इस क्लास में, और वो है कि हमें अपना फॉरवर्ड फंक्शन या फॉरवर्ड मेथड डिफाइन करना है। सो फॉरवर्ड मेथड में हमें इनपुट में एक एक्स मिलेगा जो हमारा इनपुट होगा, और हमें सिंपली रिटर्न करना है सेल्फ डॉट मॉडल को हम जो एक्स फीड कराएंगे उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई गाइस हमारी न्यूरल नेटवर्क क्लास। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, और अब यहाँ पे हम अपने इस क्लास को उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपको बस लिखना है मॉडल इज इक्वल टू माई न्यूरल नेटवर्क क्लास। यहाँ पे आपको चार चीज़ें बतानी है। ठीक है, आपको बताना है आपका इनपुट डायमेंशन कितना रहेगा, आपको बताना है आपका आउटपुट डायमेंशन कितना रहेगा, आपको बताना है आपका नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितने हैं, और आपको बताना है कि आपका न्यूरॉन्स पर लेयर कितना होगा। ठीक है, और ये आपने अपना मॉडल बना दिया। और मॉडल को हम लोग जल्दी से जीपीयू पे भी ले जाते हैं। तो मॉडल डॉट टू में यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइस, और ये हमने अपना मॉडल इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना है। अब देखो यहाँ से हमारा कोड बहुत आसान है, बिकॉज आगे का कोड हमें सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। सो आगे जाते हैं। ये हमारा पहले वाला लिखा हुआ कोड है। यहाँ पे हमने अपना न्यूरल नेटवर्क क्लास बनाया था, ये एक स्टैटिक क्लास थी, इसको हम लोग हटा रहे हैं। ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इनको हम लोग जल्दी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर्स इनिशियलाइज हो रहे हैं। लर्निंग रेट 0.01 हो गया, ईपॉक्स फिलहाल 50 रख लेते हैं। उसके बाद इसको भी हम लोग हटा देते हैं। ये वाला कोड हमने ऑलरेडी लिख लिया है, इसको भी हम हटा देते हैं। और ये कोड हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमने अपना लॉस फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे हमने अपना ऑप्टिमाइज़र भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ट्रेनिंग लूप का कोड यहाँ पे लिखना है। सो ये सेल भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारा ट्रेनिंग लूप का कोड है, इसको मैं कट कर रहा हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ एज इट इज़। कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर आपका इंडेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो। सो ये हमने अंदर कर दिया। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे हमें ये लॉस वगैरह प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल अवॉइड दीज थिंग्स। ये हमारा ट्रेनिंग लूप हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन का कोड हमें चाहिए, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले मॉडल डॉट इवैल का कोड हम रन करेंगे। उसके बाद ये सेल भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये रहा हमारा इवैल का कोड, इसको भी मैं उठा के यहाँ पे डाल रहा हूँ। और फिर से मैं इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है ना, करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल, यही हमारा एक्यूरेसी है। तो इसको प्रिंट करने के बदले हमें एक वेरिएबल में डालना है, और वही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ऑल्सो ये कोड भी यहाँ पे जाएगा। सो या अब हमने गाइस, ये अगला सेल भी मैं हटा देता हूँ। अब हमने गाइस हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूरा का पूरा बना लिया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ट्रायल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और रिटर्न में हम सब कुछ करने के बाद एक्यूरेसी पलट के दे रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है हमारे कोड का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। दिस पार्ट इज़ कंप्लीट। ठीक है, अब हमें बस एक स्टडी क्रिएट करनी है, और बस हमारा काम हो गया। तो स्टडी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्टिना को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले आपको
ऑप्टिना को इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल कोलैब में। सो मैं ये कोड लिख रहा हूँ, पिप इंस्टॉल ऑप्टिना। सो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। और अब हम लिखेंगे import ऑप्टिना। अब हम अपना स्टडी क्रिएट करेंगे। तो स्टडी बोल के एक वेरिएबल बना रहे हैं विच विल बी इक्वल टू ऑप्टिना डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट स्टडी। स्टडी को आप एक नाम दे सकते हो। फिलहाल हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है। सो सिंस हम एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं तो हम एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो होगा मैक्सिमाइज। अगर हम लॉस के साथ काम कर रहे होते तो हमारा डायरेक्शन मिनिमाइज होता। ठीक है। उसके बाद नाउ दैट आपने अपना स्टडी बना लिया, एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। ये हमारा स्टडी क्रिएट हो गया। अब हम स्टडी को चलाएंगे, और स्टडी को चलाने से क्या होगा, मल्टीपल ट्रायल्स रन होंगे। तो हम लिखेंगे स्टडी डॉट, एक फंक्शन होता है ऑप्टिमाइज। और ऑप्टिमाइज के अंदर आपको सबसे पहले दो चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम है ऑब्जेक्टिव। और सेकंड, आप कितने ट्रायल्स चलाना चाहते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं 10 ट्रायल्स चलाना चाहता हूँ, और 10 ट्रायल्स के एंड में बेसिकली 10 बार हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। और फिर 10th ट्रायल के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेस्ट वैल्यू क्या है, मतलब सही वैल्यू क्या है नंबर ऑफ हिडन लेयर्स का, और सही वैल्यू क्या है न्यूरॉन्स पर लेयर का। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम मैक्सिमम कितनी एक्यूरेसी अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज द मेन कोड, इसको चलाते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। लेट्स रन दिस कोड। सो या इट सेज कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक काम करते हैं, इस सेल हमने शायद चलाया नहीं है, चला लेते हैं। चला लिया। अब हम इसको चलाते हैं। एंड ट्रायल नहीं होता, माय बैड, इट शुड बी एंड ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एंड यू कैन सी ऑप्टिमम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी बिहाइंड द सीन्स आपका ट्रायल नंबर 1 शुरू हो चुका है। ठीक है। और आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है। जो भी रिजल्ट आपको ट्रायल 1 से मिलेगा वो ऑप्टिनो आपको यहाँ पे बता देगा। और फिर इसी तरीके से 10 ट्रायल्स रन होंगे, और 10 ट्रायल्स के बाद आपको आपका बेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। एंड यू कैन सी गाइज, फर्स्ट ट्रायल ख़त्म हो चुका है, इसको हम ट्रायल 0 बुला रहे हैं। और इसका एक्यूरेसी आ रहा है 89.33। ठीक है। एंड ये पैरामीटर वैल्यूज ट्राई आउट हुई हैं। नम हिडन लेयर्स 3 है, एंड न्यूरॉन्स पर लेयर 120 है। ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी के 9 ट्रायल्स कंडक्ट होंगे। ठीक है। और एक बार मैं इस कोड को रन होने देता हूँ, और जो भी रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो या गाइस, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। यू कैन सी टोटल 10 ट्रायल्स रन हुए हैं। हर ट्रायल में हमारा एक एक्यूरेसी वैल्यू है, और उस ट्रायल में जो भी हमारे पैरामीटर वैल्यूज़ थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम एक्यूरेसी हम कितना अचीव किए इन सारे ट्रायल्स में। तो आपको अपना स्टडी ऑब्जेक्ट लेना है, उसके साथ एक आपको एट्रीब्यूट मिलता है बेस्ट वैल्यू बोल के। आप उसको जैसे ही रन करोगे आपको आपका बेस्ट एक्यूरेसी दिखाई देगा। एंड यू कैन सी द बेस्ट एक्यूरेसी वैल्यू इज़ 89.33। ठीक है, विच इज़ मोर देन वॉट वी वर गेटिंग। अगर आपको देखना है कि ये एक्यूरेसी किस पैरामीटर ने हमें लाके दी, या किस पैरामीटर वैल्यू ने हमें लाके दी, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट पैरम्स बोल के एक एट्रीब्यूट होता है। एंड यू कैन सी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स 3 एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर का 120 वैल्यू, ये सेटिंग हमें ये एक्यूरेसी निकाल के दे रहा है। ठीक है। तो अब हमने जो प्लान बनाया था कि हम 2 राउंड्स में सारी चीज़ करेंगे, उसका राउंड 1 ओवर हो चुका है। हमने एक बार ऑप्ट्यूना को चला के देख लिया दो पैरामीटर्स के साथ, और अब हमें आइडिया लग गया है कि ये कैसे काम करता है। अब हम राउंड 2 में क्या करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग 6 पैरामीटर्स हैं उनको हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे। सो राउंड 2 वाला काम बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे अपने पैरामीटर्स का सर्च स्पेस डिफाइन करना है, और उनको अपने कोड में एडिट करते जाना है। लेट्स स्टार्ट विथ ईपॉक्स। ठीक है। तो हम ईपॉक्स के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं, और इसका वैल्यू हमेशा निकल के आएगा यूजिंग ट्रायल डॉट सजेस्ट इंट से। सो आई वुड राइट ट्रायल डॉट सजेस्ट इंट। इसका नाम हम लोग ईपॉक्स ही रख रहे हैं। और ईपॉक्स हम लोग ट्राई आउट करते हैं 10 से लेकर के 50 तक के बीच,
ज़्यादा भी आप कर सकते हो वैसे। और स्टेप साइज़ हम लोग रख लेते हैं 10 का। मतलब एक बार 10 ट्राई हो सकता है, 20 ट्राई हो सकता है, 30, 40, 50 ट्राई हो सकता है, ठीक है। कौन सा होगा हमें नहीं पता। और अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे जहाँ पे हमने ईपॉक डिफाइन किया है, इसको हम हटा देंगे बिकॉज ईपॉक की वैल्यू यहाँ से अब डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लर्निंग रेट भी यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। सो लर्निंग रेट विल बी इक्वल टू सजेस्ट, एक्चुअली ट्रायल डॉट सजेस्ट होगा, ट्रायल डॉट सजेस्ट फ्लोट। जैसे इंटीजर के लिए सजेस्ट इंटीजर होता है, वैसे ही सजेस्ट फ्लोट होता है। इसका नाम हम लोग लर्निंग रेट ही रख रहे हैं, और इसका रेंज हम लोग रख रहे हैं 10⁻⁻5 से 10⁻⁻1 तक। और यहाँ पे हम log ट्रू कर देते हैं, तो ये लॉगरिथमिकली सेलेक्ट होगी वैल्यूज़, ठीक है। बेसिकली लॉग स्केल पे है ये पूरा का पूरा रेंज, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ से लर्निंग रेट का इनिशियलाइजेशन भी हटा देंगे बिकॉज अब वो भी ऑप्टिमा डिसाइड करेगा। तो 8 में से 4 पैरामीटर्स हमने कर लिए। अगला है आपका ड्रॉप आउट रेट। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड ड्रॉप आउट रेट, और ये आपका डिसाइड होगा फ्रॉम सजेस्ट फ्लोट। इसका नाम है ड्रॉप आउट रेट। इसका रेंज हम लोग रख रहे हैं 0.1 से 0.5 बिकॉज यही टिपिकल रेंज है, ठीक है। और स्टेप साइज हम लोग रख ले रहे हैं 0.1 का। तो यहाँ से हमें हमारा ड्रॉप आउट रेट का वैल्यू मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉप आउट रेट यहाँ पर डिफाइंड है इस जगह पे, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें मॉडल में ये वैल्यू भेजनी पड़ेगी ड्रॉप आउट रेट की, ठीक है। और यही वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो वैल्यू हमने यहाँ पे रिसीव की उसी को हम यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ड्रॉप आउट रेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पैरामीटर। हमारा जो सिक्स्थ पैरामीटर है वो है बैच साइज। तो बैच साइज डिसाइड होगा ट्रायल डॉट सजेस्ट। इसमें एक्चुअली आप सजेस्ट कैटेगोरिकल कर सकते हो बिकॉज आपको ज़्यादा वैल्यूज़ ट्राई आउट करनी नहीं है, जो भी है उनको आप एक कैटेगरी की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो बैच साइज एक लिस्ट के अंदर हम पास कर देंगे 16, 32, 64 एंड 128। ये चार साइजेस हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप बैच साइज स्पेसिफाई कहाँ करते हो, आप अपने पूरे कोड में इस जगह पे बैच साइज स्पेसिफाई करते हो जहाँ पे आप अपना डेटा लोडर ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। बट गेस व्हाट, आपका डेटा लोडर ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाहर है, तो फिर आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि ये जो डेफिनेशन है जहाँ पे आप डेटा लोडर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो वो कोड आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मे बी आप यहाँ पे लिख सकते हो इस जगह पे, और यहाँ पे बैच साइज का वैल्यू आप इस वेरिएबल से निकाल के डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये हमने हमारा सिक्स्थ पैरामीटर सेट किया। दो पैरामीटर्स बच गए। एक बच गया है आपका ऑप्टिमाइज़र, और सेकंड बच गया आपका वेट डी के, ठीक है। तो पहले ऑप्टिमाइज़र कर लेते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं ऑप्टिमाइज़र नेम, और ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा सजेस्ट कैटेगोरिकल।
यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्टिमाइज़र एज नेम, और यहाँ पे हम एक लिस्ट में पास करेंगे एडम, ये हम लोग ट्राई आउट करने वाले हैं। एच जी डी, एक और ट्राई कर लेते हैं, आर एम एस प्रॉप कर लेते हैं। ये तीन हम लोग ट्राई करेंगे, आप और भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हर ट्रायल में क्या होगा, आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करोगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रायल के रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जहाँ पे हमने ऑप्टिमाइज़र डिफाइन किया है, इस जगह पे आपको एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट चलाना है। इफ़ ऑप्टिमाइज़र नेम इज इक्वल टू एडम, तो क्या करना है, एलिफ ऑप्टिमाइज़र नेम इज इक्वल टू एस जी डी, तो क्या करना है, और फिर अगर कुछ और है तो क्या करना है, ठीक है। तो अब तीनों जगह पे हमें कोड लिखना पड़ेगा, तो हम सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम ऑप्टिम वाली क्लास से सबसे पहले एस जी डी को ले आ रहे हैं, ठीक है। अ, हमने लर्निंग रेट मॉडिफाई नहीं किया था, यहाँ पे लर्निंग रेट आ जाएगा ऊपर जो हमने डिफाइन कर रखा है। वेट डीके को हमें अभी ठीक करना है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा एस जी डी के बदले एडम, ठीक है। अंदर सब कुछ सेम रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा एस जी डी के बदले आर एम एस प्रॉप, ठीक है। अंदर सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सो या सेवेंथ पैरामीटर भी हमने सेट कर लिया। अब बस बचा लास्ट वन, दैट इज़ वेट डी के। तो उसका भी एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, वेट डी के इज इक्वल टू ट्रायल डॉट सजेस्ट फ्लोट, और इसका नाम है वेट डी के। इसका रेंज होगा 10⁻⁻5 से 10⁻³ तक, ये एक अच्छा रेंज होता है। और इसमें भी हम लॉग ट्रू कर लेंगे, लॉगरिथमिक स्केल पे रखेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ जाएंगे और सभी जगहों पे वेट डीके का मैनुअल वैल्यू हटा करके वेरिएबल डाल देंगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, एंड या गाइस यू कैन सी हमने अपने पूरे कोड को इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, शुरू से कोड को चलाते हुए आते हैं और फिर से इस पूरे कोड को रन करते हैं 10 ट्रायल्स के लिए, एंड लेट्स सी उसके बाद हमारा हम क्या एक्यूरेसी अचीव कर पाते हैं। ये हमने अपना स्टडी ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये अब हम अपना ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं। सो देर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, माई बैड, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया भी होगा। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल, ठीक है। फिर से रन करते हैं, नाउ द कोड इज़ रनिंग, और अब एक एक करके 10 ट्रायल्स होंगे, और 10 ट्रायल्स के बाद हमें हमारा बेस्ट वैल्यू दिख जाएगा। तो आई पॉज द वीडियो, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आई शो यू व्हाट इज़ द रिजल्ट। एंड यू कैन सी गाइस हमारा स्टडी कंप्लीट हो चुका है, हमने 10 ट्रायल्स रन किए। एक बार देखते हैं कितना एक्यूरेसी हमने मैक्सिमम अचीव किया। सो यू कैन सी 89.08 के आसपास का एक्यूरेसी हमने अचीव किया, और बेस्ट पैरामीटर्स ये रहे, यू कैन सी 4 न्यूरॉन्स पर लेयर 88, ईपॉक्स 20, लर्निंग रेट, ड्रॉप आउट 0.2, बैच साइज 128, ऑप्टिमाइजर आर एम एस प्रॉप, वेट डी के, जो भी है। अब गाइज एक चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपका बेस्ट रिजल्ट है। अगर आप इसको और इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं 2-3 टिप्स आपको देता हूँ। फर्स्ट ये है कि आप ट्रायल्स बढ़ा के देखो,
मैंने सिर्फ 10 किया है, बट यू कैन ट्राई आउट लेट्स से 50। तो बेजियन सर्च को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स मिलेंगे टू फाइंड आउट द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। तो एक तो ये ट्राई कर सकते हो। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जा करके ये जो सर्च स्पेस है इसका रेंज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे हिडन लेयर्स को आप 1 से 5 के बदले 1 से 10 कर दिया। वैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ज़रूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ। न्यूरॉन्स पर लेयर में भी आपने और रेंज बढ़ा दिया। ईपॉक्स 10 से 50 है, 10 से 100 करके देख लो। लर्निंग रेट थोड़ा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र में 2 3 ऑप्टिमाइजर्स आपने और ट्राई कर लिए, और फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा करके चला के देखो। तो देर इज़ अ चांस कि आपको बेटर एक्यूरेसी मिल जाएगा। मैंने अराउंड 50 चला के देखा था, और मैं शायद 90 के आसपास रीच कर पाया था। ठीक है, तो ये आप भी ट्राई आउट कर सकते हो। सो नाउ दैट हमने अपना पूरा का पूरा जो भी गोल था अचीव कर लिया। हमारा मॉडल हमें बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है, हमें हमारी बेस्ट पैरामीटर वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो आप इंडस्ट्री में करोगे जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या डीप लर्निंग इंजीनियर काम करोगे। वहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे तो आप साथ ही साथ ना एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग भी करते हो। सो व्हाट यू डू इज़ कि आप जितने भी ट्रायल्स के लिए अपने ऑप्टिना को चलाते हो, आप हर ट्रायल को लॉग करते हो यूजिंग अ टूल लाइक एमएल फ्लो। और आप क्या क्या लॉग करते हो? आप हर चीज़ लॉग करते हो। आप अपने पैरामीटर वैल्यूज़ को लॉग करते हो, आप अपने मेट्रिक्स को लॉग करते हो, एक्यूरेसी कितना आया। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगता है कि आपके पैरामीटर वैल्यूज़ और आपके मेट्रिक्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। और उससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से ये डिसाइड कर पाते हो कि क्या पैरामीटर वैल्यूज़ आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये एग्जैक्ट काम किया। अब मैं आपको इस पूरी चीज़ का हाउ नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे कोड लिखा, बिकॉज मैंने आपको एमएल फ्लो नहीं पढ़ा है। मैं आपको डायरेक्टली आउटपुट दिखाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा। एक चीज़ मैंने जो की, मैंने ये किया कि मैंने नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दिए सो दैट मुझे थोड़े और रिलायबल रिजल्ट्स मिले। तो मैंने 10 के बदले 50 ट्रायल्स चलाए। ठीक है, और अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। सो ये मेरा एमएल फ्लो का डैशबोर्ड है, और यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे अलग अलग आपको रन्स दिखाई देंगे। टोटल मिला के 50 रन्स है। सो बेसिकली मेरा हर ट्रायल यहाँ पर एक रन है। तो अब मैं अपने सारे के सारे ट्रायल्स को कंपेयर करूँगा। सो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैं कंपेयर पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं पैरामीटर और मेरी जो मेट्रिक है एक्यूरेसी उनको कंपेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा नम हिडन लेयर्स को एक्यूरेसी के साथ। एंड यू कैन सी गाइस दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 50 ट्रायल्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो 50 में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं वो 3 और 4 पे हुए, आई एम सॉरी 2 और 3 पे हुए हैं। यू कैन सी 2 में आपको सबसे ज़्यादा लाइंस दिखाई दे रही है, मतलब हर लाइन एक ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 वाले ट्रायल्स हुए, और 3 के भी काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं, 5 के काफ़ी कम हुए हैं, 4 के भी कम हुए हैं। 1 में ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन 1 में यू कैन सी कभी वैल्यू ज़्यादा भी आ रही है एक्यूरेसी की, कभी वैल्यू कम भी आ रही है। ठीक है, अब आपको बेजन सर्च के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पैरामीटर वैल्यूज ज़्यादा ट्राई आउट होती हैं वो जनरली सही पैरामीटर वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे सिंस 2 और 3 ज़्यादा ट्राई आउट हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि 2 और 3 आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। तो आउट ऑफ 2 एंड 3 वी कैन सेलेक्ट 2 में भी, बिकॉज 2 में भी आप 90 के एक्यूरेसी तक रीच कर रहे हो, बट 2 में ज़्यादा ट्रायल्स हैं। आप चाहो तो ये सेम चीज़ स्कैटर प्लॉट से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी यू कैन सेलेक्ट नम हिडन लेयर्स एंड एक्यूरेसी। यू कैन सी सबसे ज़्यादा जो ट्रायल्स हुए हैं वो 2 और 3 पे हुए हैं। 2 में आप 90 का एक्यूरेसी टच कर रहे हो। सिमिलरली यू कैन ट्राई आउट लेट्स से न्यूरॉन्स पर लेयर। तो यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा डेंस लाइंस आपको 120 से 100 के बीच में दिखाई दे रही है। तो वी कैन कंक्लूड कि हायर साइड में मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपको बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट ईपॉक्स। ईपॉक्स में इट सीम्स कि 40 या 50 के आसपास आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लर्निंग रेट में भी आपका 0.0002 0.004 के बीच में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऑप्टिमाइज़र देखते हैं। ऑप्टिमाइज़र यू कैन सी आपको एस सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ये आप स्कैटर प्लॉट में भी देख सकते हो।
सबसे ज़्यादा ट्रायल्स भी आपके एस पे हुए हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी आपने एस पे अचीव किया है। ड्रॉप आउट रेट अगर आप चेक करो तो 0.1 आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यू कैन सी 0.1 आपको सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करने से क्या हुआ कि जो भी नंबर्स हमें मिले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके, उनसे हम ग्राफ्स प्लॉट कर पाए, और उन ग्राफ्स को देख करके हमें थोड़ा बहुत रिलेशनशिप का आइडिया लग रहा है कि पैरामीटर की कौन सी साइड वाली वैल्यूज हमें बेटर रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जब जब भी आप करते हो, जनरली वो आप साथ में करते हो एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को प्लॉट करके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाओ और आप थोड़ा ज़्यादा एजुकेट हो पाओ कि आपके डेटा के ऊपर किस तरह की पैरामीटर वैल्यूज किस तरह के रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है वो काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज ये सेम चीज़ आप अभी ANN में पढ़ रहे हो, सेम चीज़ को एज इट इज़ आप CNN RNN के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही काम की चीज़ है। आई वुड रिकमेंड सिर्फ देखो मत वीडियो, प्लीज़ एक बार कोड करो हाथ से, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।